शिमला मोबाइल फोरेंसिक वाहनों को हरी झंडी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। विदेश दौरे को लेकर विपक्ष पर सीएम का पलटवार। राज्य में आर्थिक तंगी की संकट, कर्मचारियों के वेतन न मिलने में हो सकती है देरी, सीएम ने स्वीकारा राज्य में आर्थिक तंगी की बात। सोलन में भी दुर्गाष्टमी को लेकर भक्तों में उत्साह, शूलिनी मंदिर में उमड़े भक्त, जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। हमीरपुर कहंडरू में बनेगा ग्रामीण कैफेटेरिया, देसी व्यंजनों का लगेगा तड़का, ग्रामीण कैफेटेरिया से लोगों को मिलेगा रोजगार। कुल्लू स्थित डीसी ऑफिस को धमकी देने वाला गिरफ्तार, बम से उड़ाने को लेकर दी थी धमकी, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों का लोकार्पण किया है। ये वाहन डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विस के तहत काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज कुल 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही हर वाहन की कीमत 35 लाख रुपए है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसके जरिए पुलिस को तेजी से जाँच करने में। आपको बताते चलें कि इसके जरिए पुलिस को तेजी से जांच करने की मदद मिलेगी। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जो नई तकनीक वाले ये वाहन हैं, वो तेजी के साथ में जांच सुनिश्चित करने में मददगार साबित होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने निजी लंदन दौरे को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनका निजी दौरा था, वे अपनी बेटी की एडमिशन कराने के लिए लंदन गए थे। विपक्ष ने इस पर भी राजनीति की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस निजी दौरे में एक भी सरकारी रुपए खर्च नहीं किया है। और इसी तरह से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के विदेश दौरे को लेकर हो रहे विवाद पर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं जाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक से लैस इन मोबाइल वैनों का आज शुभारंभ किया गया है हरी झंडी दिखाकर। जहां भी कोई घटना घटती है, उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके डीएनए मोबाइल वैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आप उनको लाएंगे और उसके बाद आप जुंगा उनको भेजेंगे, फिर पता लगेगा। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना घटित हुई है, वहीं से सैंपल को एकत्रित करके वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। नई टेक्नोलॉजी हमने की है और निश्चित रूप से क्राइम करने वालों को इस फोरेंसिक लैब की जो घटनाएं घटित करते हैं क्राइम करने वाले, उसकी हमें तुरंत जानकारी प्राप्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले 4 से 5 महीने तक हिमाचल पर्यटन विकास निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में आर्थिक तंगी की बात को स्वीकारा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को वक्त पर पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। संभव है कि कुछ महीनों तक भी परेशानी हो, लेकिन इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश भर में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का भी काम कर रही है। आरटीसी है चाहे एचपीटीडीसी है, सभी हमारे सरकारी कर्मचारी है, सभी का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है।
पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है, ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पे मिलती है, तो पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिले। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए। शारदीय नवरात्रों की अष्टमी पर आज सोलन स्थित माता शूलिनी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में माता शूलिनी के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता के 8वें रूप महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त उपवास रख रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। बात करते हुए भक्तों ने बताया कि माता शूलिनी में उनकी अपार आस्था है। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर वो माता शूलिनी के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन से माहौल भक्ति में बना हुआ है। आज अष्टमी है, हम सब ने हलवा पूरी चने का भोग लगाया है और अभी माता रानी के दरबार आए हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये हलवा पूरी चने का प्रसाद लगाएंगे और उसके बाद आशीर्वाद लेंगे मैया रानी से। सबको मैया रानी खूब फले फूले, सबको खुशियाँ दे। आज हमने जो है कंजका जमाई है और बड़ा अच्छा लगा। मंदिर में आके मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और मंदिर बहुत अच्छा सुंदर सजा हुआ है। भजन कीर्तन से बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। किस तरह की आस्था है आपकी माता रानी? हमारे तो आस्था बचपन से ही माता रानी की है। माता रानी ने हमारी हर कृपा, हर इच्छा, हर तरह की सब चीज़ जो है पूरी करी है। वो तो हम माता रानी को तो जैसे साक्षात माता मानते हैं, साक्षात देवी की। यहाँ सोलन में जो कुछ भी है वो सब इस माता का आशीर्वाद है और इसी वजह से हम लोग जो है फलित होते हैं और इसका पूरा आशीर्वाद सोलन की नगरी पे और सोलन के निवासियों पे रहता है हमेशा से। इसी की आशीर्वाद से जो है हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और क्या बोलूँ, इसके लिए जो भी जितने भी शब्द हैं वो कम है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज अष्टमी पूजन की धूम है। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता जी का अष्टमी पूजन कर रहे हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज माता जी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर आज पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सावन के नवरात्रों के बाद आज हम आए हैं, अंदाजा 2 महीने बाद आए हैं और माता के दरबार में इतनी रौनक है। आज मेरे ख्याल से भी महीने सवा महीने बाद इतनी रौनक हुई है। महीने सवा महीने की कसर आज माता ने अपने दरबार में पूरी करती, सबको दर्शन देके। आज मन बहुत खुश हुआ, मौसम भी है, धूप भी अच्छी है और बस बहुत खुशी हुई है। 2 महीने बाद आए हैं। आज अश्विन मास की अष्टमी है। श्रद्धालु माता जी को अष्टमी के दिन कढ़ाई का भोग लगाते हैं। कढ़ाई का भोग जो है वो माता जी को बहुत प्रिय है, इसलिए अष्टमी के दिन कढ़ाई का भोग लेकर के यात्री बहुत श्रद्धा के साथ माता जी को भोग लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। क्यों पूरी है तैयारियां, मेले से पूर्व ही हमने चीज़ों का जो है तैयारियां पूरी कर ली थी और जो है श्रद्धालु आए, अच्छे से आए। पुलिस की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। दर्शन जो है अच्छे से हो रहे हैं और लोग अपना दर्शन करके अच्छे से घर वापस जो जा रहे हैं। रास्ते जो है हमने बिल्कुल सही कर दिए हैं और हर फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई जो है कमी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में है। कैडरू में जल्द ही DRDA की ओर से मल्टीपर्पज़ कैफेटेरिया यानी कि ग्रामीण कैफ़े निर्माण होगा और यहाँ पर जिला की महिला स्वयं सहायता के समूहों की महिलाओं के हाथों से बने उत्पाद उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर बने रेस्टोरेंट में भी हिमाचली व्यंजनों का जायका लोग चख सकेंगे। इस पर प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण विकास
विभाग निदेशक को जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत प्रपोजल भेजी गई है। इस प्रपोजल के मंजूर होते ही धरोक पंचायत के कहडरू गांव में ये सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। ये स्थल शिमला माटौर NH के किनारे है और ऐसे में यहाँ पर पर्यटकों को घर जैसा खाना ग्रामीण कैफे में मिल सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के दिनचर्या से जुड़े अन्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। खास बात यह भी है कि यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्किंग शेड बनाए जाएंगे और इस शेड में महिलाएं अपने उत्पादों का निर्माण भी कर पाएंगी और इसके अलावा उत्पादों को बेचने के लिए ग्रामीण कैफे में काउंटर की सुविधा भी मिलेगी। जिले में सैकड़ों स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। ये समूह जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक अपने उत्पादों को बेचने के लिए काम कर रहे हैं। कल्लू के मुख्यालय धालपुर में डीसी कार्यालय में बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में पुलिस की टीम ने दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया है और पुलिस की टीम के द्वारा उसे अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उसे 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं आरोपी पर अन्य राज्यों में भी इस तरह की धमकी देने का आरोप है। कुल्लू पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पता ये भी लगाया जा रहा है कि उसके साथ कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के उपायुक्त कार्यालय को 2 मई 2025 को ईमेल के माध्यम से बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। जांच के दौरान पुलिस टीम के द्वारा बैंगलोर से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और साथ ही इस अपराध में इस्तेमाल किया गया फ़ोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराया गया था और इसके अलावा एक संदिग्ध नितिन शर्मा निवासी बलजीत नगर नई दिल्ली की पहचान हुई है, जिसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में इसी तरह की धमकियां भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। केस रजिस्टर हुआ था 93/2025 सदर पुलिस स्टेशन कुल्लू में और इसमें एक थ्रेट मेल हमें आया था, डीसी ऑफिस को आया था कि वी विल प्लांट बॉम्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कुल्लू, ऑल द बॉम्ब्स विल ब्लास्ट विद इन 24 आवर्स, हिजबुल मुजाहिदीन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मेल आया था हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके हमने केस इन्वेस्टिगेट किया। कर्नाटका पुलिस ने इसका कस्टडी लिया पहले और उसके बाद ये कस्टडी हमें मिला है इस व्यक्ति का। इसके पीछे जितना हमें पता चला है, इसके पीछे एक कहानी है कि ये 2015 में अपने घर से निकलता है और हरियाणा जाता है, वहाँ ये इंडोक्ट्रिनेट होता है और कोई ऐसे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आता है। तो वहाँ संपर्क में आने के बाद ये कन्वर्ट होता है, इसका नाम भी बदला जाता है और उसके बाद ये ऐसे थ्रेट मेल्स भेजता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसको थ्रेट मेल्स भेजने के लिए पैसा भी देते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है और ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मोटिव क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये सब चीज़ों को हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो वहीं कुंभ अनुसंधान निर्देशालय चंबाघाट में 28वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया और अपनी उगाई गई मशरूम की प्रदर्शनी भी लगाई। इस मेले को करवाने का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को एक मंच पर लाना था, ताकि अन्य उत्पादक एक दूसरे की मशरूम उत्पादों को देख सकें और उन्हें कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा मशरूम उत्पादकों के लिए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पधारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के सहायक निदेशक डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि वो मशरूम उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और अभी एक ही मशरूम की किस्म पर किसानों को अनुदान मिलता है। केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप की जा रही है ताकि मशरूम की अन्य किस्मों पर भी किसानों को अनुदान मिल सके। उन्होंने कहा कि मशरूम में कई पौष्टिक गुण होते हैं, सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। कुंभ अनुसंधान निदेशालय 28वां मशरूम मेला मना रहा है। इस मेले में पूरे भारतवर्ष के जो मशरूम के उत्पादक हैं और मशरूम इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े दूसरे लोग हैं वो इसमें आते हैं, वो अपना एग्जीबिशन यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस मशरूम मेले का रहता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं, जो नई नई वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं, जो नए नए मशरूम की खेती डेवलप हुई है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं या दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए हैं
उनकी उसका प्रचार और प्रसार करना हमारा उद्देश्य होता है। तो इस मेले में एक तो हम एग्जीबिशन लगाते हैं, जिसमें कई स्टॉल, लगभग कोई 30 एक जो एग्जीबिशन स्टॉल लोगों ने लगाए हैं, जिसमें खासकर जो हमने इस बार देखा कि कॉर्डिसेप्स के ऊपर जो एक ऑस्टिया मशरूम है, उसके ऊपर काफ़ी स्टॉल्स हैं। और जो मशीनरीज मशरूम के इसमें ग्रो करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे जो मशरूम के रूम्स होते हैं उसमें वातावरण बनाने के लिए, या कोई दूसरे औजार वगैरह जो यूज़ होते हैं मशरूम में, उसके जो मशीनें उसमें यूज़ होती है, उसके ऊपर भी कई स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। एक पार्ट तो है उसमें आम जनता आती है, उसमें विजिट करती है और अपनी जानकारी वहाँ से हासिल करती है। एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे देश में अकेले मशरूम पे काम करता है। यहाँ से पॉलिसीज़ बनती हैं, यहाँ से रिसर्च का काम होता है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो मशरूम का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मशरूम में होगा, उसमें पोषक तत्वों की बात हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सामान्य गाँव में रहने वाले लोग हैं या सामान्य लोग हैं, उनको भरपेट भोजन तो मिल जाता है, लेकिन पोषण की सुरक्षा की जब आप हम बात करते हैं तो उसमें मशरूम एक बहुत बड़ा अवयव हो सकता है, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन पूरी मात्रा में होती है। विटामिन डी जो किसी दूसरी सब्जियों में नहीं होता है, वो मशरूम में पाया जाता है। इसलिए विटामिन डी अगर आप देखें तो हमारे देश में लगभग 80% जनसंख्या ऐसी है जिसमें अगर उनकी जांच कराई जाए तो विटामिन डी की कमी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा सोर्स विटामिन डी का मशरूम है, जिसमें ये विटामिन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।